तो दोस्तों, जब भी हम किसी वेब सीरीज की बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, थ्रिल, सस्पेंस, हॉरर या बेहतरीन क्लाइमेक्स। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जहां इन सब से अलग कुछ हटकर होता है। जैसे हमने एक सीरीज एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था अयाली, जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आई। तो ऐसे ही आज हम एक और बंगाली वेब सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक लड़की के बचपन के स्ट्रगल से लेकर उसके बुढ़ापे तक के सफर को दिखाया गया है। 2023 में होइचोई प्लेटफॉर्म पर आई इस वेब सीरीज का नाम है इंदुबाला भाटेर होटल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2। ये सीरीज बंगाली उपन्यास कल्लोई लाहिरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में इंदुबाला के 3 फेजेस को दिखाया गया है। पहले में उनका बचपन, फिर दूसरे में उनकी शादी के बाद का स्ट्रगल और तीसरे फेज में उनका बुढ़ापा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंदुबाला अपने कमरे में रखे एक पुराने से रेडियो पर गाने चलाकर कुछ सोच रही होती है। इंदुबाला के फेस से हमें पता चलता है कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उनके कमरे के बाहर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उनसे कल के सामान की लिस्ट मांग रहे होते हैं। उन बूढ़े आदमी का नाम ध्वना होता है। ध्वना दादा इंदुबाला के होटल की स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं। अचानक इंदुबाला अपने ख्यालों से बाहर आती है और ध्वना दादा से कहती है कि मैं आपको कल लिस्ट लिख के दे दूंगी, अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। फिर हम अगली सुबह 6 बजे इंदुबाला को देखते हैं, जो रोज की तरह चूल्हे की पूजा करके दिन की शुरुआत करती है। इस होटल में सुबह 7 बजे से खाने की तैयारियां की जाती हैं, ताकि दोपहर तक सब चीजें ग्राहकों को तैयार मिले। नौकर चाकर होने के बावजूद बहुत से काम इंदुबाला खुद ही करती है। इंदुबाला का ये होटल आज के समय में कोलकाता में इतना मशहूर इसलिए भी है क्योंकि इंदुबाला के हाथों का स्वाद डिशेज में एक नई जान डाल देता है, जिस वजह से ग्राहक बहुत दूर दूर से उनके हाथों का स्वाद चखने इस होटल में आते हैं। इंदुबाला के हाथों का बना साधारण सा भोजन भी अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और हमें किचन में बहुत सारे बर्तनों को रखा हुआ दिखाया जाता है, जिसमें तरह तरह के अचार भी इंदुबाला ने अपने हाथों से ही बनाए हैं। 14/2 सेनु मित्रो लेन पर बना ये होटल बहुत एडवांस और फैंसी नहीं है, पर इस होटल में दोपहर को काफी भीड़ लगती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम संचारी है। वो पहली बार इस होटल में आई है। संचारी यहाँ कोलकाता में अपने अंकल के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके कोलकाता के एक कॉलेज में नया एडमिशन हुआ था। संचारी ने इस होटल के बारे में काफी तारीफें सुनी थी, इसलिए आज वो इस होटल में खाने का स्वाद चखने और इसका फूड ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ आई थी। संचारी होटल में घुसते ही सबसे पहले इंदुबाला से मिलने की अभिलाषा में उसके रूम पर गई। इंदुबाला सभी कामों से फ्री होकर अपने लिए खाने की तैयारियां कर रही थी। इस समय लंच का टाइम भी खत्म हो गया था। संचारी को अपने पास देख वो संचारी से कहती है कि बेटी, अब तुम भी मेरे साथ लंच करके ही यहाँ से जाना। इस बहाने से तुम्हें अपने इस वीडियो के लिए मेरे साथ टाइम गुजारने का समय भी मिल जाएगा। और फिर इंदुबाला प्यार से अपने खाने के हिस्से में से चावल और बैंगन का भरता परोसकर संचारी को दे देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंदुबाला कभी भी अपने होटल में आने वाले किसी भी शख्स को खाली पेट विदा नहीं करती थी, और अगर कोई गरीब भी आ जाए तो इंदुबाला उन्हें भी बिना पैसों का खाना खिला देती थी। संचारी बड़े चाव से बैंगन का भरता और चावल खा रही होती है। वो इंदुबाला से कहती है कि इतना सिंपल खाना भी खाने में इतना टेस्टी हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। संचारी इंदुबाला से ये भी कहती है कि मैंने आपके मेन्यू बोर्ड पर आपकी सबसे लोकप्रिय डिश का नाम देखा था, और वो था कोचवाड़ा, मतलब तोरू की चटनी। ये बंगाल साइड की बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय डिश है। संचारी इंदुबाला से कहती है कि कल आप इस डिश को मेरे लिए बनाकर रखिएगा, मैं कल यहाँ लंच करने आऊंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कोचवाड़ा का नाम सुनकर इंदुबाला के चेहरे पर अजीब सी शिकन आ जाती है। अब इंदुबाला के इस होटल में कोचवाड़ा नहीं बनाया जाता, और इसका कारण भी हमें कहानी के साथ साथ अभी थोड़ी ही देर में पता चलेगा। संचारी के जाने के बाद ध्वना दादा इंदुबाला से कहते हैं कि आपने उस लड़की को बताया क्यों नहीं कि अब हमारे होटल में कोचवाड़ा नहीं बनता। इंदुबाला इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचने लगती है, और इसी के साथ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। इंदुबाला को विधवा हुए कुछ ही समय हुआ था। उस समय इंदुबाला के पास ना तो होटल था और ना ही पैसा। उस समय 2 बच्चों के साथ इंदुबाला बहुत ही परेशानी में अपना जीवन काट रही थी। मरने से पहले पति ने काफी लोगों से पैसा उधार ले रखा था, और अब वो सारा कर्जा इंदुबाला के सर पर आ गया था। इंदुबाला का पति एक चरित्रहीन और बहुत ही बुरा आदमी था, जिसके मरने के बाद कर्जदार पैसों के लिए इंदुबाला को और भी परेशान करने लगे थे।
जब कर्जदार आते थे तब इंदुबाला अपने बच्चों के साथ खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करती थी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। एक दिन बहुत सारे लोग इंदुबाला के घर पर कर्जा मांगने आए और उस जगह आई मछली बेचने वाली उस औरत लक्ष्मी ने उन सबको वहां से भगा दिया और इंदुबाला को बचा लिया। लक्ष्मी वही औरत है जिसकी वजह से आज इंदुबाला इस मुकाम पर है। सबको भगाने के बाद लक्ष्मी इंदुबाला से कहती है कि दीदी, आज घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, इसीलिए सोच रही हूँ कि आज आपके यहाँ ही कुछ खा लूं। अगर कुछ ना खाया तो शरीर जवाब दे जाएगा। और ऐसे कहते हुए वो इंदुबाला के हाथ में कुछ पैसे रख देती है। तब इंदुबाला दुखी मन से लक्ष्मी से कहती है कि तुम्हें पता है लक्ष्मी, जब मेरे गांव कोलाबाला में कोई भी मेहमान आता था तो हम उसे कभी भी खाली पेट नहीं भेजते थे। लक्ष्मी अपनी आर्थिक परिस्थितियों से बहुत परेशान थी। लक्ष्मी का वैसे तो इस घर में रोज आना जाना था, पर इंदुबाला ने उसे कभी भी ये बात महसूस होने नहीं दी थी। जब आज लक्ष्मी ने इंदुबाला को पैसे दिए तो उसने बहुत दिनों बाद घर में चूल्हा जलाया। लक्ष्मी के जाने के बाद इंदुबाला अपने बड़े बेटे प्रदीप के हाथों कुछ भेजकर बगल वाली दुकान से कुछ चावल मंगाती है। साथ ही घर में लगे कद्दू के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उनको अच्छे से सिलबट्टे पर पीसती है और फिर वो सरसों के साथ उनको मिलाकर उसका साग बनाती है। जब तक लक्ष्मी भी वहां आ जाती है, फिर इंदुबाला लक्ष्मी को आसन बिछाकर उस पर बैठाती है और खुद भी अपने बच्चों के साथ खाना खाती है। बहुत दिनों बाद अपने हाथों से बनाया हुआ वो खाना उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। खाना खाने के बाद इंदुबाला लक्ष्मी को बाकी बचे हुए पैसे वापस करती है, लेकिन लक्ष्मी उससे कहती है कि दीदी, ये पैसा आप ही रख लो, कल भी मैं आपके पास ही आकर खाना खाऊंगी। और लक्ष्मी इंदुबाला से ये भी कहती है कि कल मैं कुछ और लोगों को तेरे यहाँ खाना खाने लेकर आऊंगी। और इसी के साथ इंदुबाला की एक नई पहचान भी शुरू होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंदुबाला के हाथों में स्वाद का एक अनोखा जादू था। उसे बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद था। जब इंदुबाला अपने गांव में रहा करती थी तो वो गांव में अपनी दादी से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना सीखा करती थी। इंदुबाला की दादी ने उसे खाना बनाने में परिपक्व कर दिया था। इंदुबाला का मायका खुलना डिस्ट्रिक्ट के कोलाबाला गांव में था। कहानी फिर पास्ट में जाती है और हम साल 1942 में इंदुबाला के गांव को देखते हैं। उस गांव में इंदुबाला काफी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ दिन व्यतीत कर रही थी। गांव में अच्छी पैदावार होती है, नदियों में मछलियां होती है। उस समय तक भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा नहीं हुआ था। इंदुबाला अपनी दादी से सीखे हुए पकवानों और अपनी सास से सीखे बंगाली पकवानों की मदद से अपने होटल को अच्छे से चलाने लगी थी। सभी लोग इंदुबाला के हाथ के खाने को काफी पसंद करने लगे थे और लक्ष्मी की मदद से इंदुबाला के इस छोटे से रेस्टोरेंट में अब लोगों का जमावड़ा आना चालू हो गया था। इंदुबाला के होटल पर मछली के पकोड़े, बेसन के पकोड़े, मछली भात सब मिला करता था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम इंदुबाला को देखते हैं, जो संचारी के प्रेम स्नेह से की गई डिमांड को नजरअंदाज नहीं कर पाई और वो सब्जी वाले से 2 बड़े बड़े तोरू खरीद कर ले आई और कोचवाड़ा की चटनी बनाई। आज कई सालों बाद इस होटल में कोचवाड़ा की चटनी बनी है। इससे सभी ग्राहक बहुत खुश हैं। जब संचारी उस कोचवाड़ा की चटनी को खाती है तो वो इंदुबाला से कहती है कि देखिए, आज आपके कोचवाड़ा बनाने की वजह से आपके होटल में कितनी भीड़ है। अगर आप रोज इसको अपने मेन्यू में रखें तो सोचिए कितनी भीड़ होगी। इस बात को सुनकर इंदुबाला के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराने का भाव आता है और यहीं से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी एक दिन इंदुबाला के पास एक कोचू लेकर आई और उस कोचू को देखकर वहां बैठे सभी ग्राहकों ने इंदुबाला से कहा कि वो कल कोचवाड़ा की चटनी बनाए और अपने मेन्यू में इसे रखे। उन लोगों की बातों को सुनते हुए अगली सुबह इंदु ने कोचू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसको नारियल के टुकड़ों के साथ पीसकर उसमें नमक, मिर्च और ऊपर से सरसों का तड़का लगाकर जब लक्ष्मी और ग्राहकों को टेस्ट कराया तो सबको वो डिश बहुत पसंद आई और उसी के साथ उस होटल में कोचवाड़ा की चटनी को रोज बनाया जाने लगा। लक्ष्मी उस चटनी को खाकर इंदु से कहती है कि दीदी, आपने इतना टेस्टी खाना बनाना कहाँ से सीखा? आपके हाथों में जादू है। लक्ष्मी उससे ये भी कहती है कि भगवान आपके साथ है। इंदु का ये होटल अब अच्छे से चलने लगा था, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लक्ष्मी एक रेलवे ट्रैक के सहारे से कुछ मछलियों को लेकर शहर की ओर आ रही थी। जल्दी में होने की वजह से उसकी मछलियां रेलवे ट्रैक पर ही गिर गईं। उन मछलियों को निकालने के चक्कर में उसका एक पैर रेलवे लाइन के बीच में फंसा रह गया। इतने में ही एक ट्रेन आई और लक्ष्मी की कहानी वहीं पर समाप्त हो गई। जब ये खबर इंदुबाला को मिली तो वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता था कि बिना लक्ष्मी के वो बिल्कुल भी अधूरी है।
वो फिर लक्ष्मी को देखने मॉर्चरी में जाती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। रास्ते में उसे लक्ष्मी के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी तो इंदुबाला ने लक्ष्मी से कहा कि बारिश बहुत तेज है, आज तुम यहीं रुक जाओ। लक्ष्मी भी उसकी बात मान जाती है। जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो लक्ष्मी इंदुबाला को अपनी शादी से पहले की स्टोरी सुनाती है और उसे अपने प्रेमी के बारे में भी बताती है। तब उसकी बातों से इंदुबाला को भी अपने पहले प्यार की याद आ जाती है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें इंदुबाला की शादी के पहले का सीन दिखाया जाता है। एक खेत के बीच में से हंसती खेलती दौड़ लगाती इंदुबाला को दिखाया जाता है। उसके पीछे एक लड़का भी भाग रहा होता है। उस लड़के का नाम था मोनीरुल, जो इंदु का नायक था, या साफ साफ कहें तो प्रेमी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब इंदुबाला लक्ष्मी को देखने गई होती है तभी उसके घर एक वकील आए होते हैं। वो सुदीप को एक चिट्ठी देते हुए कहते हैं कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, आप ये केस जीत गए, ये घर आज से तुम्हारा है। तब हमें पता चलता है कि इस घर को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था और आज इंदुबाला इस केस को जीत गई है। आज से ये घर उसी का है। इंदुबाला के लौटने के बाद ध्वना दादा और सुदीप इंदुबाला को ये खुशखबरी सुनाते हैं, पर इंदुबाला लक्ष्मी के दुख में उस खुशखबरी को सुनकर ज्यादा खुश नहीं होती। इंदुबाला ने फिर ध्वना दादा को बाजार से मछली, सब्जी और स्पेशली तोरू लाने को कहा। लक्ष्मी को तोरू बहुत पसंद था। रात को अच्छे से ध्वना दादा और इंदु खाने की थाली को सजाती है और ऊपर छत पर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ लक्ष्मी की आत्मा आती है और वो आंखों में आंसू भरकर उस खाने को खाती है। और उसी रात के बाद से इस होटल में कोचवाड़ा बनना बंद हो गया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम इंदुबाला को देखते हैं जो सोने जा रही होती है। तभी उसे सामने बैठी लक्ष्मी दिखती है। लक्ष्मी भले ही अब इस दुनिया में ना रही हो, पर इंदुबाला की इमेजिनेशंस में वो आज भी जिंदा थी। लक्ष्मी इंदुबाला से कहती है कि दीदी, आपने आज इतने सालों बाद कोचवाड़ा की चटनी क्यों बनाई, उस लड़की के लिए? इस बात पर इंदु कहती है कि जिन लोगों को मुझे छोड़कर जाना था वो तो चले ही गए, उनकी सजा मैं उस चटनी को क्यों दूं? इस पर लक्ष्मी कहती है कि सब तेरे पास ही है दीदी, बस तूने उन्हें अपने दिल से निकाल रखा है। इस बात पर इंदुबाला एक चुप्पी साधकर शांत हो जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है और हमें उस समय को दिखाया जाता है जब इंदुबाला की नई नई शादी हुई थी। इंदुबाला को अपने घर से बहुत दूर कोलकाता शादी करके आना पड़ा था, पर उसके परिवार को इंदुबाला की शादी इतनी दूर करना अच्छा नहीं लगा, पर कुछ मजबूरी के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। साल था 1947 जब हिंदुओं और मुस्लिमों के दंगे बढ़ने लगे थे। उस समय इंदुबाला से कहा गया था कि वो मोनीरुल से ना मिले, पर इंदुबाला और मोनीरुल किसी न किसी तरह मिलते रहते थे और वो एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। एक दिन इंदुबाला के पिता ने अपनी बेटी के लिए कोलकाता में एक रिश्ता ढूंढा और इंदु के पिता कोलकाता से लौटकर आए तो ये खबर इंदु को दे दी। उसके पिता ने इंदुबाला की दादी को बताया कि जो रिश्ता वो कोलकाता में देखकर आया है वो काफी शरीफ लड़का है और अगर ये रिश्ता हो जाता है तो इंदु का जीवन बहुत खुशहाल होगा। इंदुबाला के पापा ने जानबूझकर उसे दूर भेजने का ही सोचा था। इसका कारण ये था कि अगर बेटी को बांग्लादेश या आसपास के किसी गांव में शादी करके भेजा तो हो सकता है कि मोनीरुल कहीं उससे मिलने ना जाया करे और इस चक्कर में दंगों के चलते कहीं उनकी बेटी की जान खतरे में ना आ जाए। फिर हम इंदुबाला और मोनीरुल को देखते हैं। इंदुबाला ये बात रोते रोते मोनीरुल को बताती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पर मोनीरुल उस समय कुछ नहीं कर सकता था। वो धर्म की सरहदों से बंधा हुआ था और उसने अपनी जान से ज्यादा प्यारी इंदुबाला को आज खो दिया था और वो इंदुबाला की भलाई के लिए सोचकर चुप हो जाता है। और कुछ दिनों बाद इंदुबाला की शादी हो जाती है और वो अपने गांव से विदा होकर अपने ससुराल कोलकाता में पहुंच जाती है। इधर जब वो कोलकाता अपने ससुराल को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका घर बहुत ही छोटा था। उसका पति हमेशा दारू के नशे में धुत रहता था। ये सब देखकर इंदुबाला बहुत दुखी हो जाती है। इंदुबाला को छोड़ने उसके पापा और उसका छोटा भाई भी आया था, पर उनके साथ उसकी सास ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि घर के अंदर भी इंदुबाला की सास ने अपने समधी को नहीं घुसने दिया। शादी की पहली रात से ही उसे मेंटल प्रेशर दे दिया गया। फिर अगली सुबह इंदुबाला घर से आई मछली और सब्जियों से बहुत अच्छा पकवान बनाती है, पर फिर भी उसकी सास और उसका पति उसकी बुराई कर रहे होते हैं। बात बात पर सास इंदुबाला को ताने मारा करती थी और वहाँ उसकी बंगाली भाषा का भी मजाक बनाया जाता था। एक दिन इंदुबाला अपनी अलमारी को खुला देखती है और जब वो उसे बंद करने जाती है तो वो देखती है कि उसका लॉकर भी खुला हुआ था। जब वो उस लॉकर के अंदर अपने उस हार को नहीं देखती जो उसके पापा के यहाँ से उसे मिला हुआ था, तो वो पूरे घर में अपने हार को तलाश करती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता।
फिर हमें पता चलता है कि वो हार इंदुबाला की सास और उसके शराबी पति ने मिलकर बेच दिया था। फिर हम इंदुबाला की सास को देखते हैं जो उसे किचन में ले जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारा कोई मेहमान यहाँ आए तो उसके लिए कोई चाय पानी नहीं बनेगा और तुम अपने परिवार वालों से कह देना कि वो हमारे यहाँ ना आए। ये सुनकर इंदुबाला को काफी झटका लगता है क्योंकि उसके पापा ने जैसा उसे बताया था वैसा इस घर में कुछ भी नहीं था। एक एक करके शादी का सारा सामान, यहाँ तक इंदुबाला के सारे गहने भी उसके पति ने दारू के लिए बेच दिए थे। अब इंदुबाला के पास बिस्तर पर अकेले पड़े रहने और रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे अब अपने गांव और खास तौर पर मोनीरूल की बहुत याद आती थी, पर मोनीरूल को इंदुबाला की इस हालत का कोई इल्म नहीं था। इधर हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इंदुबाला का पति बाहर ही रहता था और जब रात को वो घर आता तो नशे में बिल्कुल धुत होता था। उसे अपने परिवार और घर की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन इंदुबाला के पास उसके पिता की एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि इंदुबाला के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और वो एक आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। इंदुबाला ये खत लेकर अपनी सास और पति को दिखाती है और उनसे कहती है कि मुझे मेरे पापा को देखने गाँव जाना है, पर वो दोनों उससे कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं गाँव जाने की और वो इंदुबाला को गाँव जाने की परमिशन नहीं देते। उधर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में इंदुबाला के पिता की मृत्यु हो जाती है, पर फिर भी इंदुबाला को उसके पिता के घर जाने नहीं दिया जाता। इंदुबाला अपने पिता के देहांत की खबर पाकर बहुत रोती है। फिर वो अपना पासपोर्ट उठाती है और उसको रसोई की आग में ले जाकर जला देती है। फिर कुछ साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि इंदुबाला के 2 बच्चे हैं। बड़े का नाम प्रदीप और छोटे का नाम सुदीप था। जब तक इंदुबाला की सास का देहांत हो चुका था, इंदुबाला अपने दोनों बच्चों से उसके पिता की असली पहचान छुपाया करती थी। वो दोनों बच्चे अक्सर पूछा करते थे कि माँ, पिताजी हमें कितना प्यार करते हैं। इसके जवाब में इंदुबाला हमेशा यही कहा करती थी कि उनके पिता शरीफ और नेकदिल इंसान है और वो उनके लिए पूरे दिन काफी मेहनत करते हैं। लेकिन एक रात रतन दारू पीकर घर आता है। उस समय इंदुबाला अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर उनको सुलाने की तैयारी कर रही थी, पर रतन आता है और वो अपने दोनों बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि रतन अपने छोटे बेटे सुदीप को कुएं में धकेलने की कोशिश भी करता है। यहाँ इंदुबाला जैसे तैसे अपने बच्चों को बचाती है। उस रात इंदुबाला को नींद नहीं आती और वो बाहर आकर उस कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, पर वो दोनों बेटों के बारे में सोचकर रुक जाती है। फिर एक बारिश की रात में एक आदमी आकर इंदुबाला का गेट खटखटाता है। वो इंदुबाला से कहता है कि उसका पति निशित बोली नाम की एक जगह पर बेहोश पड़ा हुआ है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाता, इसलिए उसे खुद अपने पति को जाकर वहाँ से लाना पड़ेगा। जब इंदुबाला उस आदमी के साथ वहाँ जाती है तो वो बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि आज से पहले उसने उस जगह का नाम नहीं सुना था। फिर वो अपने मन में चिंताओं और डर का पहाड़ लेकर अपने पति के पास पहुँचती है। वो देखती है कि कमरे में एक औरत रतन के पास बैठी हुई थी। यहाँ से उसे पता चलता है कि उसके पति रतन का उस औरत के साथ सालों से चक्कर चल रहा था। और वहीं हम देखते हैं कि इंदुबाला के पति की मौत हो जाती है। फिर रतन की लाश को घर लाया जाता है और हम इंदुबाला के दरवाजे पर एक औरत को खड़ा हुआ देखते हैं। ये वही औरत थी जिसका रतन के साथ नाजायज रिश्ता था। लक्ष्मी उस औरत को भगाती है, पर इंदुबाला उसे अंदर आने के लिए कहती है। हमें उस औरत को थोड़ा डरा सहमा और अपनी साड़ी के पल्लू को हाथ से दबाता हुआ दिखाया जाता है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इंदुबाला के दोनों बेटे प्रदीप और सुदीप अब गृहस्थी वाले आदमी हैं। प्रदीप लंदन में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। सुदीप और उसकी बीवी दोनों ही कोलकाता में नौकरी करते हैं। प्रदीप समय समय पर अपनी माँ से वीडियो कॉल के जरिए खबर लेते रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इंदुबाला को अपने दोनों बेटों से पहला जैसा लगाव नहीं रहा। एक दिन सुदीप अपनी माँ से मिलने आता है। इंदुबाला उसके लिए चाय बनाती है और उससे उसके हालचाल पूछने लगती है। सुदीप चाहता है कि वो अपनी माँ के साथ उनके इस होटल के काम में हाथ बटाए, पर वो आज तक अपनी माँ से ये कह नहीं पाया। फिर सुदीप अपनी माँ से कहता है कि माँ, देखो जरा इस होटल को, हर तरफ तेल के दाग लगे हुए हैं, ये बहुत पुराना हो चुका है। वो अपनी माँ से कहता है कि अगर इस होटल को रिनोवेट करके दोबारा से बनाया जाए तो हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सुनकर इंदुबाला कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये होटल इंदुबाला के नाम और उसके हाथ के खाने से मशहूर है। इतना खर्चा करने का कोई फायदा नहीं। माँ की ये बातें सुनकर सुदीप खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सीन फिर पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंदुबाला अपने छोटे बेटे और लक्ष्मी के साथ एक मूवी देख रही होती है। उस मूवी के कुछ सीन्स देखकर इंदुबाला को अपने गांव और मोनीरूल के साथ बिताए दिन याद आ जाते हैं।
उसी वक्त कुछ लोग सिनेमा हॉल में आते हैं और वो शोर करने लगते हैं और वहाँ बॉम्ब फोड़ देते हैं। उस दिन इंदुबाला जैसे तैसे अपने बच्चे को सही सलामत लेकर घर पहुँचती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इंदुबाला के नाम पर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी मोनीरूल की थी। उसमें मोनीरूल ने लिखा था कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच सिचुएशंस ठीक है और इस समय मोनीरूल बांग्लादेश आर्मी में एक जवान है और कुछ दिन वो कोलकाता आकर रुकेगा और उसी समय वो इंदुबाला से मिलना चाहता है। इतने दिनों बाद मोनीरूल की ये चिट्ठी पाकर इंदुबाला की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मोनीरूल को अपने हाथों का खाना खिलाने के लिए लक्ष्मी से ताजी मछलियां मंगवाती है और ध्वना दादा से कहती है कि वो मोनीरूल के लिए अच्छी से अच्छी सब्जी चुनकर बाजार से लाए ताकि इंदुबाला मोनीरूल को बेहद स्वादिष्ट खाना खिला सके। जब लक्ष्मी को ये बात पता चलती है तो वो बाद में इंदुबाला को चिढ़ाती रहती है और इंदुबाला भी शर्माकर अंदर चली जाती है। रात को इंदुबाला थाली सजाकर सारा प्रबंध करके मोनीरूल के आने का इंतजार करने लगती है, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मोनीरूल नहीं आता और इसी दरमियान इंदुबाला की आंख लग जाती है और वो अपने सपने में देखती है कि मोनीरूल उसके पास ही बैठा हुआ है। इंदुबाला उससे सपने में बहुत सारी बातें करती है। तभी अचानक दरवाजे की खटखटाने की आवाज से इंदुबाला की नींद खुल जाती है। इंदुबाला ये सोचकर हड़बड़ी में दरवाजा खोलती है कि शायद मोनीरूल आया होगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ एक अजनबी शख्स दिखाई देता है। वो इंदुबाला से कहता है कि दीदी मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्या इस टाइम आपके होटल में कुछ खाने के लिए मिलेगा? ये सुनकर इंदुबाला उसे अंदर बुलाती है और मोनीरूल के लिए रखा हुआ खाना उसे दे देती है। इतने सारे पकवानों को देखकर वो शख्स यानी आलोक चौंक जाता है और खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। आलोक भी बांग्लादेश के कोलेप्टा गांव का लड़का था। इंदुबाला को उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसका ही कोई सगा भाई हो। फिर सीन थोड़ा और पीछे जाता है जहां हम देखते हैं कि इंदुबाला पहली बार मां बनने वाली होती है। तब उसके भाई ने उसे चिट्ठी भेजी थी कि वो उससे मिलने आएगा, पर इंदुबाला ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। जब इंदुबाला का भाई उसके घर पहुंचता है तो इंदुबाला उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। इंदुबाला ने अपने भाई को शादी के बाद अब देखा था। वो छोटा सा भाई अब नौजवान युवक हो चुका था। अपने भाई को देखकर इंदुबाला बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो समय इंदुबाला के जीवन का काफी मुश्किलों वाला समय था। उसके पास अपने भाई को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोनों देर रात तक बैठकर बातें करते हैं। इंदु का भाई उसे अपने गांव का हालचाल सुनाता है और उससे पूछता है कि दीदी तुम गांव कब आओगी? पिताजी ने भी तेरा बहुत इंतजार किया और माँ भी घर पर अकेले बैठकर तेरा इंतजार करती रहती है। इंदु ये बात सुनकर भाई के कंधे पर सर रखकर रोती हुई बोलती है कि अब शायद उसका गांव जाना कभी नहीं होगा। उसी समय हमें इंदु की सास को दिखाया जाता है जो रसोई घर में आकर इंदु से कहती है कि अब अपने भाई के खाने के लिए कोई इंतजाम ना करे और वो जल्दी ही अगर यहाँ से चला जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मजबूरी में इंदु अपने लिए रखा हुआ सारा चावल अपने भाई को परोस देती है। उधर रात को अपने कमरे से इंदु का पति रतन अपने साले को लेकर उसे बहुत खरी खोटी सुना रहा होता है और जब ये बात इंदु का भाई सुनता है तो वो उसी रात वहाँ से चला जाता है और भूखे पेट पड़ी इंदु को अपने माँ के हाथ के भेजे हुए मालपुओं से ही काम चलाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उस रात आलोक के जाने के बाद सुबह मोनीरूल की चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि इस बार दोनों देशों के बीच सिचुएशंस बहुत खराब हैं और अब आमने सामने युद्ध होगा। इसलिए मोनीरूल को कोलकाता छोड़कर वापस बांग्लादेश जाना पड़ा। वो चिट्ठी पढ़कर इंदुबाला बेहद उदास हो जाती है। उधर हम देखते हैं आलोक को जो अब रोज इंदुबाला के घर पर ही खाना खाने आता था। आलोक भी इंदुबाला को अपनी दीदी जैसा मानने लगा था, पर एकदम से अचानक आलोक के गायब होने के कारण इंदुबाला को लगा कि शायद आलोक की भी जंग में मृत्यु हो गई होगी। उस समय अखबारों में गोली, मृत्यु और जंग के बारे में ही आता रहता था और हम देखते हैं कि जंग में लड़ते लड़ते मोनीरूल शहीद हो चुका था, पर इंदुबाला को इस बात का पता ही नहीं था और इंदुबाला के परिवार वालों को फांसी दे दी गई थी उसी जगह पर जहां इंदुबाला और मोनीरूल किसी समय पर अपना खूबसूरत वक्त बिताया करते थे। तभी अचानक हम एक दिन आलोक को देखते हैं जो इंदुबाला के घर पर आता है। उसे देखकर इंदुबाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलोक कहता है कि दीदी आपने सोचा होगा ना कि अब तक तो मैं मर चुका हूँगा, पर मैं अभी जिंदा हूँ। फिर वो इंदुबाला से कहता है कि दीदी ये शायद आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। फिर इंदुबाला अपने मुंह बोले भाई को जल्दी से खाना परोसती है और जाते वक्त आलोक कुछ पोस्टर्स इंदुबाला को अपनी याद के तौर पर दे जाता है और शायद यही उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी।
उसी रात पुलिस के हाथों आलोक को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रदीप अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ से मिलने कोलकाता आया हुआ था और साथ में वहाँ सुदीप की पत्नी भी आई होती है। पूरे घर में खुशहाली का माहौल था, पर अपने छोटे बेटे सुदीप को वहाँ ना देखकर इंदुबाला समझ जाती है कि सुदीप अभी तक अपनी माँ से रूठा हुआ है। फिर जब इंदुबाला सुदीप की पत्नी से बैठकर बात करती है तब उसे पता लगता है कि सुदीप की जॉब कुछ महीनों पहले जा चुकी है और उसका सपना है कि वो इस रेस्टोरेंट को अपनी माँ के साथ मिलकर चलाए, पर वो ये बात अपनी माँ से खुलकर नहीं बोल पा रहा था। बहू के मुंह से ये बात सुनकर इंदुबाला सुदीप को अपने घर बुलाती है और ध्वना दादा से कहती है कि उसे पकवान बनाने से लेकर होटल की सारी चीजें समझा दीजिए। फिर हमें पता चलता है कि बचपन से ही सुदीप को अपनी माँ की तरह खाना बनाना बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में सुदीप होटल के काम में बिल्कुल माहिर हो गया था और इसी के साथ बड़ा बेटा प्रदीप अपनी माँ को खुशखबरी देता है कि सभी लोग बांग्लादेश घूमने जाएंगे। प्रदीप ने माँ का भी पासपोर्ट तैयार करवा लिया था और प्रदीप कहता है कि लास्ट में हम सब अपने गांव भी जाएंगे और ये सुनकर इंदुबाला के चेहरे पर खुशी आ जाती है। होटल का सारा काम ध्वना दादा और सुदीप को समझाकर इंदुबाला और सब बांग्लादेश की ओर रवाना हो जाते हैं। जब इंदुबाला ट्रेन में चढ़ रही होती है तो उसे कुछ दिखाई पड़ता है जिसको देखकर वो रुक जाती है और वो वापस लौट आती है। ध्वना दादा उसको देखकर पूछते हैं कि दीदी आप लौट क्यों आई, पर इंदुबाला कुछ नहीं बोलती और वो देखती है कि होटल भी बंद पड़ा है और सुदीप भी वहाँ पर नहीं है। तभी सुदीप वहाँ आता है दारू के नशे में बिल्कुल धुत होकर। सुदीप भी अपने पिता रतन की तरह दारू का बहुत बड़ा शौकीन था। ये देखकर इंदुबाला को काफी गुस्सा आता है। जब सुदीप अपनी माँ से वापस आने का कारण पूछता है तो इंदुबाला कहती है कि मैंने घर लौटकर अच्छा किया, मैं एक दिन यहाँ नहीं थी तो तुमने मेरे होटल का ये हाल कर दिया। अगर मैं कुछ दिनों के लिए इस होटल को छोड़कर जाती तो तुम इसे बर्बाद कर देते। ये बात सुनकर सुदीप भावुक हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि आपने सही कहा माँ, ये होटल मैं अच्छे से नहीं चला पाऊंगा, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। और वो रोते हुए कहता है कि मैं चाहकर भी आपका बेटा नहीं बन पाया। फिर थोड़ी देर बाद सुदीप कहता है कि आपके पास अपने बचपन की सुनहरी यादें हैं, पर मेरे पास मेरे खराब बचपन के अलावा और कुछ नहीं है। एक थी तो केवल माँ, जिसे हमने इस होटल बनने के बाद खो दिया। जब इंदुबाला अपने बेटे की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसने होटल के काम के चक्कर में इतने सालों से अपने बेटों पर ध्यान ही नहीं दिया और वो ना ही अपने बेटों के साथ वक्त बिताती थी। सुदीप की जिद और अभिमान के पीछे का भी यही कारण था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां इंदुबाला नहा धोकर अपने चूल्हे की पूजा कर रही होती है और फिर वो होटल के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसके सामने उसकी इमेजिनेशन वाली लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाती है। वो उससे पूछती है कि दीदी तुम अपने गाँव क्यों नहीं गई। इस बात पर इंदुबाला लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी मुझे इतने साल बाद गांव जाने में डर लग रहा था, फिर मैंने ट्रेन में एक नई नवेली दुल्हन को उतरते हुए देखा। अब तू ही बता लक्ष्मी, उस छोटी सी इंदुबाला को अकेला छोड़कर मैं अपने गांव घूमने कैसे जाती। और इसी सीन के साथ ये बेहतरीन वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, तो ये थी इंदुबाला के जीवन की पूरी कहानी। एक समय था जब इंदुबाला जैसे पता नहीं कितने ही लोगों का जीवन पार्टीशन के बाद पूरी तरह से बदल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आज वो लोग जहां भी होंगे खुश होंगे। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।